अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। साइप्रस के झंडे लगे जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद कल रात अमेरिका ने ईरान में 140 टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिसमें 17 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। ईरान ने भी कतर, कुवैत, उर्दन, बहरीन, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। ओमान के साहिल के करीब निशाना बनाए गए जहाज़ के हवाले से बरतानवी इदारे मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा है कि बहरी जहाज़ के अमले को मकामी हुक्काम ने बचा लिया है। भारत ने ओमान के साहिल पर बहरी जहाज़ पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जहाज़ पर सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक शहरी ताहाल लापता है। सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत ने हालिया ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमरीकी हुक्काम का ये दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है और वो मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में नहीं है। कुछ देर पहले ही अमरीकी सदर CNN को इंटरव्यू दे रहे थे और बता रहे थे कि हफ्ते को अमरीका और ईरान मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ईरान तकरीबन हर शर्त मानने पर आमादा भी हो चुका था, लेकिन फिर अचानक सिर्फ 2 घंटे बाद उन्होंने एक तिजारती जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। इन लोगों के साथ वाकई कोई मसला है। इससे पहले ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बयान दे चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए दर्जनों एटमी बम से ज़्यादा अहम है। ईरान और ओमान के दरमियान नाज़रीन आबनाए हुर्मुज़ को ऑपरेट करने के लिए इस वक्त बातचीत जारी है और ऐसे में क्या हालात दोबारा मुस्तक़बिल जंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे वक़ार साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ज़रा बात का आगाज़ करते हुए वक़ार साहब, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट हैं सर, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, तो इस सिचुएशन के हवाले से ज़रा बताइएगा। अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कंट्रोवर्शियल किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स भी हैं दोनों तरफ से। एक पार्टी कह रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, दूसरी पार्टी कह रही है कि जी उनके मुकम्मल कंट्रोल में ही नहीं है, इसलिए वो बंद ही नहीं कर सकते। क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इस हवाले से? क्या खुदा न खास्ता दोबारा हालात जंग की तरफ जाते हुए बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कल अमेरिका पहले ही एक अल्टीमेटम दे चुका है कि विद इन अ वीक ईरान फैसला करे इस बारे में बड़ा क्लैरिटी के साथ। जी थैंक यू करण फॉर हैविंग मी। आई थिंक अगर देखा जाए जो स्ट्रक्चर है लड़ाई का, क्विकली इसमें 3 जो कोने हैं ट्रायंगल के, तीनों अनस्टेबल है। एक तरफ नेतन्याहू है, एक तरफ ट्रम्प साहब और उनकी वॉरियर टीम है, और फिर ईरान के अंदर फिर IRGC को आल्सो कंसीडर के उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस त्रिकोण को बिल्कुल स्टेबल नहीं होने दे रहे। और अगर रिसेंट एस्केलेशन देखें, इसमें 3 शिप्स पे पहले अटैक हुए, जिसमें एक सऊदी अरेबिया का था, एक कतर और आई थिंक एक शायद सिंगापुर का था। और वहां से जो है, और वो इस दौरान हुआ जब सैयद अली खामनेई शहीद की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इट वाज आई थिंक हाईली एग्रेसिव, और वो बेसिकली ट्रिगर बना है। दूसरा ये है कि जो ईरान को मॉरल सपोर्ट रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली जब सैयद अली खामनेई शहीद का आखिरी रसूमात अदा की जाए, तो बड़ी दुनिया ने आई थिंक उसकी पज़ारी भी की। उसमें पाकिस्तान से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी गया और बड़ा सॉलिडेरिटी का इजहार किया गया। और मेरे ख्याल में IRGC ने जो ये सारी परसेप्शन काफी डेंट किया है। बाकी जो है दोनों तरफ देखें तैयारियां तो हो रही हैं। बेसिकली इसके अंदर ये तो 3 ममालिक हो गए जो ट्रायंगल के 3 कोने हैं। उसके अलावा तकरीबन 9 ममालिक हैं जो रीजन में अफेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो वहाँ पे बेसिस है या फिर ईरान के लेट्स से भारत ग्रुप्स है, हिजबुल्लाह है, हूतीज है। तो ये बेसिकली एक रीजनल फ्रेमवर्क है जो हाईली अनस्टेबल। उसमें जो एफर्ट हुई है अमन की, आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान ने एफर्ट की, कतर ने की। कतर ने यहाँ तक किया कि उनके शिप पे जब अटैक हो तो फिर जाके डेलीगेशन अमन के लिए वो वहां पे पहुंचे तेहरान में। तो मेरे ख्याल में ये अभी जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। दूसरा ठीक है, IRGC समिति है वो लेट्स से बैरल ऑफ द गन के जरिए इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आई फील कि दे विल स्टार्ट लूजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, उनकी खत्म होती जाएगी। उसमें जो दोस्त ममालिक हैं वो खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे। रीजन में भी काफी इंस्टेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में इन केस दे वांट टू गेट बैक, सबसे पहले IRGC को ये बंद करना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता चांसेस है कि एक रीजनल वॉर हो जाएगी और फिर बहुत ज्यादा
सबसे ज्यादा जी नुकसान इस्लामिक सर, आप वकार साहब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा भी हमने ये देखा था जब हमलों का आगाज हुआ था, तो उसके बाद ये जो ब्रदर ममालिक हैं इनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आए थे, ईरानी हिमायत में स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अब मजम्मत की जा रही है जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए हैं उस हवाले से। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त कभी सर सिफारतकार आप रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सारे मामले में क्या कहती है, क्योंकि इस वक्त जब ये हमले हुए हैं उसके बाद स्पीकर बाकर कालीबाफ साहब वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके उस मुआहदे की वो शिक नंबर 5 शेयर कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के बारे में कह रहे हैं। और शिक नंबर 5 में है कि 60 डेज जो है वो फ्रीली वहां पर आमदोरफ्त होगी जहाजों की, और उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा, आया वहां टूल लगाना है नहीं लगाना, वहां पर आमदोरफ्त किस तरह से हो रही होगी, ये ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे आफ्टर 60 डेज। तो उन्होंने इसको भी साथ साथ शेयर किया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, खिलाफ वर्जी किस जानिब से हुई है सर? किरण साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपका भी भैया साहब को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात बहुत ऑलवेज सिंपल सी वेलकम है। सर। पाकिस्तान की जो काविशों को हम पहले देख लीजिए कि देखिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बहुत ही, मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मेहनत से एक पीस MOU जो है वो हासिल किया। 4 माह लगे इसको नेगोशिएट करने में। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई जल्दबाजी की गई थी। वो जो MOU है किरण साहिबा, उसमें बहुत वाजे है 2 पॉइंट्स की तरफ आपकी मैं तवज्जो लेके चलता हूँ। एक पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, उसमें लिखा गया है कि अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा देगा और ईरान जो है वो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएगा उन शिप्स के ऊपर जो वहां पे जा रही हैं। और ये सिविलियन शिप्स हैं, तेल और गैस लेके जाती हैं, फर्टिलाइजर लेके जाती हैं, अशाय खुर्दोनोश लेके जाती हैं। और उसके बाद जो बाकी शिप्स हैं वो जितनी भी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, ये समझते हैं कि ईरान के फेवर में है वो तमाम, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है वो ईरान को इस MOU के नतीजे में हासिल हो सकता है। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क में 3 या 4 बिलियन डॉलर की हम IMF से प्रोग्राम लेते हैं या बरादर ममालिक से, तो आपको पता है हम कितने पापड़ बेल रहे होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात की जा रही है। तो ईरान के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको तो उनको ये कहते हैं कि अगर ईरान इसके ऊपर अमन को मौका दे तो उसके तो ये इंटरेस्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 4-5 दिन पहले हमने देखा कि सिंगापुर की एक ऐसी शिप को टारगेट किया IRGC ने, जो कि तेल लेके जा रही थी। फिर वहां पे मामला रुका नहीं, हमने देखा कि सऊदी अरेबिया की शिप्स पे हमला किया गया, तमाम शिप्स पे हमला करना शुरू कर दिया। इवन कतर की शिप पे हमला किया गया, जो कि एक ऐसा मुल्क है जो आपके साथ खड़ा हुआ है इस तमाम पीस प्रोसेस में। आपको याद होगा इवन स्विट्जरलैंड के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वहां पे JD वैंस के साथ जो तीसरी शख्सियत आई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर थे, यानी हाईएस्ट लेवल पर उनके जो डेलीगेशन है वहां मौजूद था। क्या कर रहे थे वो अमन की बात कर रहे थे, उनको आपने टारगेट कर दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए, अगर आप ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे इस बारे में कि देखिए वो कहा जाता है, मैं उससे एग्री तो नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर के दौरान अगर कोई स्ट्रैटेजी के तौर पर इन्होंने अपना हुर्मुज को बंद करना चाहा, वो गलत था मेरी नजर में। अमेरिका करता या ये करता, लेकिन चले उसकी कोई आप खींच तान के कोई जस्टिफिकेशन दे भी दें, तो अब तो हम जंग की हालत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनके अंदर, इनके मुल्क में रिकंस्ट्रक्शन हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। अगर वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो फिर तो इनको आबना हुर्मुज को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डील करना चाहिए। ये बात कहना है कि आप ओमान के साथ मिलकर आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक। अगर आप वहां पे कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पे कुछ माइंस हैं, अगर उन माइंस को क्लीन करने के लिए कोई जॉइंट मैकेनिज्म है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन एक इंटरनेशनल वाटर को किस कानून के तहत आप कंट्रोल करेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ना साथ साथ कि जो शक नंबर 5 है ये थोड़ी मुबहिम भी है। ईरान इसको इस नजर से देख रहा है कि हमने ऑपरेट करना है, हमारे बताए हुए रूट्स पे चलें, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस शिक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीली यहाँ पर 60 रोज तक जो है वो जिस तरह से पहले सिलसिला चल रहा था उसी तरह से सिलसिला चलेगा। एंड देन उसके बाद ईरान और कतर, माफ कीजिएगा, ओमान बैठकर इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अब जावेद साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, बरतानवी अखबार गार्जियन इनके मुताबिक वॉलंटरीली जो नेविगेशन की फी है वो वसूल की जा सकती है। दूसरी तरफ बरतानिया के नायब वजीर आजम डेविड लेमी ये भी एतराफ कर रहे हैं कि आबनाए मलाका हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया, यहाँ पर मखसूस नेविगेशन की जो खिदमात हैं उसके एवज जो फी है वो वसूल की जाती रही है या उसका निजाम पहले से वहां पर मौजूद है। तो क्या यहां भी आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका हो गया या दीगर नेबर कंट्रीज हो गया वो तो मुखालिफत कर रहे हैं ना इसकी?
जी देखिए, बिल्कुल मैं इसके एक एड्रेस करना चाहूँगा। आपने बाकिर कालिबलाव साहब का जिक्र किया। देखिए, एक जो मेरी समझ में चीज़ आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो ईरान की जो पावर डायनामिक्स को लोग समझते हैं, मेरी कुछ लोग दोस्तों से बात हुई है, वो ये बताते हैं कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे काफी हद तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप आप खुद जानती हैं कि बाकिर कालिबाफ साहब जो उनको चीफ निगोशिएटर अपॉइंट किया गया है इस तमाम प्रोसेस के लिए, वो उनकी स्पीकर के पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि उनका एक इंटरव्यू चल रहा था जिसको रोक दिया गया। उससे भी ये जाहिर होता है कि वहां पे जो जी डिसीजन मेकर्स हैं वो गालिबन पॉलिटिकल जो एक फेस है, जिसमें बाकिर कालिबाफ साहब हो गए, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मसूद पेशकियान साहब हैं जो पाकिस्तान भी आए थे प्रेसिडेंट, लेकिन आईआरजीसी दरअसल जो है वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो इसलिए ये कुछ हद तक उनके लेकिन बाका इंटरनल, कालीबाफ भी तो उसी तरह फॉल करते हैं ना सर, वो भी तो हार्डलाइनर ही कहलाते हैं। लेकिन इसीलिए उन ज्यादा हैरानी की बात थी कि उनका इंटरव्यू रोक दिया गया। देखिए, तो आप ये खुद बिकॉज उनकी जो, अगर आप उनकी तारीख में चली जाएंगे, वो मेयर ऑफ तेहरान रहने से पहले वो आईआरजीसी में भी थे। तो उनका बेसिकली मैं उसको जी एक पॉजिटिवली देखता हूं कि ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल सर्कल्स बट वो इवन वहां के जो आईआरजीसी तमाम जो लोग हैं, तमाम उनके जो पावर ठीक सेंटर्स हैं, उनके अंदर उनको एक्सेप्टेबल थे, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना गया। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें जंग से सही। आगे बढ़ना है। अगर आपको जंग से आगे बढ़ना है, अगर देखिए मिसाल के तौर के ऊपर आपके सवाल के जवाब में अगर आपने सर भी तमाम ममालिक तो जावेद साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल मसला तो ये है ना कि वो दो मुल्क जिन्होंने इसको बेसिकली स्टेप लेकर रोकना है, वो कहां पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मुझे वकार साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से जावेद साहब ने, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, जिस तरह से जावेद साहब ने अभी कतर का तस्करा किया, तो तीसरी शख्सियत डेफिनेटली कतर से थी। उन्होंने तो अपनी जगह भी वहां पर दी जहां पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी। अब ईरान ने कतर और ओमान पर इनके वेसल्स के ऊपर हमले किए हैं। हालांकि कतर सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, ओमान में इस वक्त बासिर आखरी साहब खुद मौजूद हैं। ऐसे सिचुएशन में उन ममालिक के ऊपर हमले करने के जो तरीक़ाकार के ऊपर ईरान इस वक्त चल रहा है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है सर? आई थिंक इस पे दो सिनेरियो जो बन सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। जो आई थिंक ईरान शुड एक्टिव वे जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कि अगर अमन की तरफ जाते हैं तो देखें दे गेट इंटीग्रेटेड, उसके बाद शायद बेहतर जमहूरियत की तरफ जाएं, और शायद आईआरजीसी को यही डर है कि सिस्टम पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें ईरानी अवाम का फायदा है, रीजन का फायदा है। लेकिन अगर आप वॉर की तरफ जाते हैं, जो जिस आपने मेंशन किया कि कतर जैसा मुल्क जो आई थिंक वेंट आउट ऑफ द वे, और सबसे ज्यादा हार्म वे भी अगर आप नक्शा देखें तो बिल्कुल अक्रॉस द गल्फ है उनकी लोकेशन, उनको आई थिंक डैमेज करना। फिर सऊदी अरेबिया को इंसाइट कर, जस्ट इमेजिन के आई जस्ट इनपुट कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है और इट्स अ वेरी सीरियस, हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड है। तो क्या आईआरजीसी चाहती है कि पाकिस्तान को खींच के लाया जाए इस लड़ाई पे? दिस विल बी हाईली अनफॉर्चुनेट। और पाकिस्तान ने आई थिंक बड़ा रिस्ट्रेंट जी के लिए रिक्वेस्ट भी की, सऊदी अरेबिया ने भी अंडरस्टैंड किया। तो ये आई थिंक हाईली प्रोवोकेटिव है। आपने करना करें, इसराइल पे हमला करें या अमेरिका के मैरीटाइम एसेट्स हैं उस पर करें, लेकिन अगर आप वॉर की तरफ जाते हैं तो ओवरऑल आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड का होना है। बाकी देखिए ये भी अपना हाथ झाड़ के अमेरिका भी पीछे हट जाएगा, इसराइल ठीक अपना रीबिल्ड कर लेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? अभी देखें जॉर्डन से लेके और ओमान तक को टारगेट किया गया। सो दैट्स व्हाई आई जी थिंक दे आर गोइंग टू लूज जी। पब्लिक सपोर्ट, और ये सबसे बड़ा जोल्ट होगा। और मेरे ख्याल में अच्छा सर, इंटरनेट एक और बड़ा अहम सवाल वकार साहब आपसे ही, जिस वक्त ये 28 से लेकर ऑनवर्ड्स जंग चलती रही, उस दौरान अमेरिका ने काफी बड़े हमले किए ईरान के ऊपर। साइट्स हो गई, मिसाइल साइट्स, फैक्ट्रीज हो गई, दीगर हसास मकामात, इनको निशाना बनाने का दावा किया जाता रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे कल के हमलों की बात करती हूँ या इससे पहले वाले, तो ईरान की कुव्वत आप क्या समझते हैं, बरकरार है और गाहे बगाहे इसका इजहार किया जा रहा है? ये देखिए वो आईआरजीसी की कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करें तो रेकुपरेट तो दोनों फोर्सेस करती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी हुआ कि साथ साथ आप बिल्डअप करते हैं। फिर अमेरिका ने कुछ लेसन लर्न भी किए हैं। तो अभी सुना है 21 शिप्स मजीद भेजे जा रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें, अगर आप उसको लंबा खींचते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में ईरान को ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज मिलिट्री कैपेबिलिटी की एक आई थिंक एक कैपेसिटी होती है कि जिस तक आप जा सकते हैं। फिर अगर आप इंसाइड करते हैं सारा जी रीजन लेट से आप असॉल्ट करते, फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इन द लॉन्ग रन देखिए अमेरिका पास काफी कैपेबिलिटी है, ये दे कैन जी सस्टेन द वॉर फॉर अनदर 3 मंथ्स, लेकिन इसमें रीजन का बहुत ज्यादा नुकसान है। दैट्स व्हाई आई फील के और दूसरा जो ईरान एक हायर नोट पे लड़ाई को खत्म कर सकता था, बिकॉज उस वक्त जो मॉरल स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल सपोर्ट रही। फिर अली खमेनी साहब का जब अपना आखिरी रसूमात में कितनी ज्यादा पजीराई हुई दुनिया में,
तो उस चीज को लूज करके और आप पेटी, आई वुड से पेटी इश्यूज के ऊपर, लेट्स से 3 शिप गुजर गए, इसको टारगेट करके आप एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनका लॉस होगा। दे हैव टू कैलकुलेट इट। और खुदा ना खास्ता एक स्टेज पर पाकिस्तान भी थक जाए कि ठीक है, देन यू नो हैव और इट। पाकिस्तान अपनी तरफ से अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि जो पहले पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई और यहाँ तक मामलात पहुंचे, पाकिस्तान आगे भी यही कोशिश कर रहा है कि जो पीस है उसको इंश्योर किया जाए और दोनों ममालिक की तरफ से जरा रेस्ट्रेंट भी शो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों